अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, आज के दिन हम कह सकते हैं एक पॉजिटिविटी प्रिवेल होती हुई दिखाई दी है। कल के दिन भी एक पॉजिटिव जेस्चर था, आज इन्वेस्टर्स ने फर्दर इसको कर्टेल किया, फर्दर एक पॉजिटिविटी को जो है वो वेलकम किया। आने वाले दिनों में इट मीन्स कि आज जो कॉन्फिडेंस मार्केट के अंदर देखा गया है, तो आने वाले दिनों के लिए बहुत अच्छे ऑप्टिमिज्म जो है वो क्रिएट होता हुआ दिखाई दिया है। फाइनली 39,000 का लेवल इंटैक्ट है, मार्केट के अंदर एक अच्छी वेलकमिंग सिचुएशन है, 600 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। इन्वेस्टर्स जो है वो बाइंग करते हुए दिखाई दिए हैं, और अगर आप पूरे दिन के स्टैटिस्टिक्स देखें तो एक फ्लो चार्ट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाई देता है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज जो है वो ग्रैब करते हुए देखना, इन्वेस्टर्स की जानिब से आगे बढ़ना, और जो न्यू अपॉर्चुनिटीज हैं उनके लिए ऑप्टिमिज्म दिखाना। इट मीन्स के मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, इन्वेस्टर्स भी काफी कीन हैं कि वो अब मार्केट के अंदर काम करना चाहते हैं, न्यू बायर्स आए हैं, और साथ साथ वो ब्लू चिप जो काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे थे अब उनमें काम होता हुआ दिखाई दिया है। ईएनपी सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर काफी हद तक जो है वो हम कह सकते हैं लाइमलाइट में देखा जा रहा है। ओवरऑल टेक्नोलॉजी सेक्टर की जो स्क्रिप्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा चार्मिंग नोट पे हैं, और साथ साथ अगर बात करें कि पॉलिसी रेट की जो एक इम्पैक्ट था वो भी एब्जॉर्ब काफी हद तक मार्केट ने किया है। कल के दिन वीक के आगाज में एक रेंज बाउंड सिचुएशन थी, बट अमिट पॉजिटिव आज के दिन भी पॉजिटिविटी प्रिवेल हुई है। सेकंड सेशन है, अब बाकी के 3 सेशंस में भी ये देखना है कि कितना ज्यादा मार्केट जो है वो अपर डायरेक्शन में जाती है और साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग होती है। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज के मार्केट की परफॉर्मेंस, ओपन हुई मार्केट 38,443.59 के लेवल पर, हायर साइड मार्केट गई 39,091.7, लोअर वाज 38,443.59 एंड क्लोजर हम कह सकते हैं कि हायर साइड पे ही तकरीबन रहा है 39,055.65, यानी कि 612.06 का इजाफा स्पेसिफिक इन अ डे देखा गया। टर्नओवर में करंटली 179.76 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए, कल के मुकाबले में गेन्स हैं 98.51 मिलियन शेयर्स के। वैल्यू इज़ वेरी गुड, एक अच्छी वैल्यू देखी गई है 6.36 बिलियन रुपीज़। वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बिंग इन ग्रीन टेरिटरी, पीपीएल इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 3.6 के इजाफे के साथ, 78.15 पे क्लोजर, 13.15 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री 0.95 का गेन देखा गया, 20.5 पे क्लोजर रहा, 12.48 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड नेक्स्टली वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम 0.04 का गेन, 1.14 पे क्लोजर, 11.86 का कारोबार रहा। आज के दिन एक अच्छी चेंज, एक अच्छा कंट्रास्ट, मिला जुला रुझान भी इस सेंस में देखा गया कि ईएनपी सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर के तीनों स्क्रिप्ट्स लाइमलाइट में देखे गए। साथ साथ ब्लू चिप की हम बात कर रहे हैं तो वो जो डिविडेंड यील्ड वाले जो शेयर्स हैं उनमें काम होता हुआ दिखाई दिया। नेक्स्ट देखते हैं सेगमेंट। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम इकोनॉमिकली बात करेंगे, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पे या लोकल कंट्रीज की इकोनॉमी पे कितना इम्पैक्ट देता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। और इसका जो एक हम कह सकते हैं असर है वो काफ़ी हद तक इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो इन्फ्लेशनरी सूरत में हमारी जो इकोनॉमिक साइकिल है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। आज हम ये डिटेल डिस्कशन करेंगे, पाकिस्तान एंड यूएस रिलेशनशिप के हवाले से बात करेंगे। ऑब्वियसली पाकिस्तान एंड यूएस रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है और इसको मजीद स्ट्रांग होना चाहिए, हमारे बिजनेसेस के लिए ज़रूरी है, हमारी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है, उसको भी आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। और पॉलिसी रेट के हवाले से बात करेंगे, 16% से 17%, 100 बिप्स का इजाफा, बिजनेसेस इसको कैसे रिएक्ट करते हैं और ये रिएक्शन कब तक आएगा ये भी देखेंगे। आज वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, खुशामदीद कहते हैं सैयद खालिद फातमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप सीनियर एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम मोहम्मदी साहब, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं काटी के, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं एफपीसीसीआई के, और फॉर्मर चेयरमैन हैं पाकिस्तान फिशरीज एक्सपोर्टर एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे फातमी साहब आपसे। एक अच्छी चेंज देखी गई अमिड, हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिए गए, जिसका डर था वही हुआ, 100 बिप्स का इजाफा हो गया। बिजनेसेस काफ़ी इस चीज़ को, बिजनेस कम्युनिटी भी बारहा बता चुकी थी और ये रिएक्शन भी पहले से ही दिखा चुकी थी, तो आपने आज मार्केट में भी देखा। क्या कहेंगे सर, कैसे देख रहे हैं सारी चीज़ों को और इकोनॉमी किस डगर पे जा रही है अब? देखिए, मैं समझता हूँ कि कहते हैं ना कि मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। लोग भी अब आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन होते जा रहे हैं, क्योंकि जो एक टर्मोइल आया पिछले
6-8 महीनों में, और जो तब्दीलियां आई और जो एक शोर था और जो सोशल मीडिया था और जो अफवाहें थी, बहुत सारी चीज़ों ने आवाम को, प्लस एक हकीकत ये थी कि महंगाई आसमान पे, अफरात ज़र, इन्फ्लेशन आसमान पे, उसमें तो कोई शुबा नहीं है। लेकिन महसूस ये हो रहा है कि यूं ही हमें आहिस्ता आहिस्ता ये ख़बर मिल रही है कि हमारी इकानमी को अब जो हम ये समझ रहे थे कि तन्हा है मार्केट में, ऐसा नहीं है, बल्कि एतराफ़ में हमारे लोग मौजूद हैं, दोस्त अहबाब, मुख्तलिफ़ ममालिक, जो इस बात की यकीन दहानी करा रहे हैं कि अगर आपके तमाम इक़दाम सही होंगे तो आपको हम दुश्वारी में नहीं फंसने देंगे, जिसमें चाइना सर फहरिस्त है। आपको पता है चाइना की हमेशा से एक ही ख्वाहिश रही अपनी तमाम दोस्तों के साथ कि भाई आप अपने पैर पे खड़े होने की कोशिश करें। तो ये भी एक वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये है कि जो हंगामे और जो पॉलिटिकल टर्मोइल और पॉलिटिकल जो इनस्टेबिलिटी है, वो भी एक बड़ी वजह थी। उसमें भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक लोग आहिस्ता आहिस्ता मुतमईन अंदाज में नज़र आ रहे हैं। जो अभी आपने स्टॉक एक्सचेंज का बताया, उससे भी एक अंदाज़ा होता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मैं तो इस मामले में बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज है मेरा, कि मैं ये कहता हूँ कि ये मत सोचिए कि इस वक्त आज के दिन में स्टॉक एक्सचेंज क्या या आज की इकानमी, बल्कि ये देखिए कि क्या ये इकानमी सस्टेन करेगी, क्या ये हालात ऐसे रहेंगे या नहीं, या क्या हमारे पास परमानेंट सोल्यूशन है या नहीं। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लॉन्ग टर्म, जिसमें हम बहुत बुरी तरह नाकाम रहे हैं पिछले कम से कम 10-15 बरस से, जहां हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म ऐसी प्लानिंग नहीं हुई जिसकी बात पे, जिसके तहत यकीन दहानी कराई जाए आवाम को कि कल हम यहाँ करें। दूसरे ममालिक की हम मिसाल देते हुए अक्सर डरते भी, क्योंकि बहुत सारी बातें आई थी कि भाई आपको दूसरों की पड़ी, अपनी फ़िक्र कीजिए। हकीकत ये है कि पाकिस्तान की इकानमी में बेशुमार ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो हर वक्त सिर्फ सही सम्प पे अगर कर दी जाएँ तो मसला है। पाकिस्तान में देखिए डेप्ट है, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास सरमाया नहीं है, ये सारी हकीकतें। लेकिन शायद पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा और फिर ये कह रहा हूँ कि ऐसे वक्त में जो बयानात आ रहे हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका का और ख़ास तौर पे चाइना का और मुख्तलिफ, वो बहुत खुशाइंद है। यानी अमेरिका का ये कहना कि भाई हमारे मफादात वाबस्ता है पाकिस्तान से, और ये एक बहुत बड़ा गोया हमारे लिए पॉजिटिव निशान है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल हो, वो देखना चाहते हैं। अच्छा, मैं हालांकि इस प्रोसेस का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मैं आज ही सुबह पढ़ रहा था जो बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है कि अभी हिंदुस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान को मार्च और मई में होने वाले शंघाई कॉन्फ्रेंस में, जो जिसके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उसमें बुलाया। एक में जुडिशरी और एक में फॉरेन, यानी मार्च में उन्होंने चीफ जस्टिस को बुलाया और मई में फॉरेन मिनिस्टर को। तो इससे अंदाज़ा होता है कि लोगों के रुझान में तब्दीली आई। राइट सर, यहाँ मैं आपको पॉज करूंगी। अकील करीम रेड्डी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप चेयरमैन हैं इक्विटी ग्रुप के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर, सबसे पहले ये बताइए कि कैसे देख रहे हैं इकोनॉमी को, और साथ साथ आज मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है। कल के दिन वीक का आगाज़ हुआ पॉजिटिव नोट पे, इन्फ्लेशन हायर साइड पे थी, इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है। कैसे यहाँ साइकिल मैनेज हो रहा है और चैलेंजेस भी बैक टू बैक है? देखिए, इस वक्त अगर मार्केट ने जो संभाला लिया है या मार्केट ने जो परफॉर्म किया है, उसकी वजूहत यही है कि अब ये बताया गया है कि आईएमएफ से डील करने जा रहे हैं, आईएमएफ का वफद पाकिस्तान आ रहा है। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि देखें, अगर हम आईएमएफ से पैकेज लेने में कामयाब हो जाते हैं और ट्रांच हमें मिल जाती है, तो हमारे इनफ्लोज आना शुरू हो जाएंगे, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर हो जाएगा। इस वक्त कॉन्फिडेंस की ज्यादा जरूरत है। लोग जो पैनिक सिचुएशन में बैठे हैं, उनको पैनिक से निकालना है। इन्वेस्टर एक्टिव हो सकता है, बशर्त ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो आईएमएफ के मामलात हो उसको तय करे। देखें, आईएमएफ ने जो भी कंडीशन आपको कही है, उस कंडीशन से आपको नुकसान नहीं है, आपको उसका बेनिफिट है। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो आपको कोई ऐसी बात नहीं करे, वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि ये सब्सिडी वगैरह आप खत्म करें, नए टैक्सेस लगाएं, रेवेन्यू टारगेट को बढ़ाएं, डेफिसिट में कमी आनी चाहिए। तो कौन मुल्क होगा जो ये नहीं चाहता होगा? हमारे भी अब पॉलिटिकल डिसीजन लेने का टाइम नहीं है, अब मुल्क को बचाने का डिसीजन लेने का टाइम है। जो भी गवर्नमेंट ये डिसीजन लेगी, ये मुल्क के इंटरेस्ट में होगा, मुल्क इससे परफॉर्म करेगा, लोगों का कॉन्फिडेंस बेहतर होगा,
आपके यहाँ एक्टिविटीज शुरू हो जाएगी। इस वक्त जो अफरा तफरी मची हुई है उसमें आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग कभी रुपये और डॉलर के बारे में अजीब अजीब रेट कोट करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीजों से हम बाहर आ जाएंगे और इसकी जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है थ्रू आपके चैनल कि भाई आप IMF से पैकेज जो ले रहे हैं उसको लें, उनकी जो जो चीजें हैं उसको इम्प्लीमेंट करें। इससे मुल्क इंशाअल्लाह ताला क्राइसिस से निकल आएगा। अकील साहब, यहाँ पर नो डाउट गवर्नमेंट ने बहुत ही अनपॉपुलर डिसीजंस लिए और उन्होंने रियासत को मद्देनजर रखा, सियासत को साइड में किया। आप समझते हैं अभी भी अगर ऐसे ही डिसीजंस, चाहे वो गैस का टैरिफ बढ़ाना हो? देखिए, अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया, अब ये करेंगे तो जो बात आपने तारीफ की है मैं भी करूंगा, लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो फिर बिफोर टाइम तारीफ किसी की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अनपॉपुलर डिसीजन लेने होंगे और ये लेने मुल्क के इंटरेस्ट में। पॉलिटिक्स नहीं करने की जरूरत, पॉलिटिकल डिसीजन हमने 75 साल ले लिए हैं, अब मुल्क के इंटरेस्ट के डिसीजन ले, अभी तक लिए नहीं है, अभी तक बातें सुनी है लेकिन इनको लेने पड़े। सर, अगर हम थोड़ा सा यहाँ देखें कि कुछ सजेस्टिव मोड पे बताया जाए तो क्या राय देंगे? आपने कहा कि IMF से जो डील है वो फटाफट फाइनल हो जानी चाहिए। जो एक आइसोलेशन वाला प्रोसेस हो गया था, कंट्रीज जो है वो थोड़ा सा पाकिस्तान से फ्रेंडली नहीं थे, अब हम देख रहे हैं फॉरेन पॉलिसी बड़ी अच्छी हो गई है, जेनेवा कॉन्फ्रेंस में भी काफ़ी अमाउंट प्लेज हुआ है। हमारे पास भी तो बैक टू बैक चैलेंजेस आ गए ना, एक वैसे ही अंडर डेवलप कंट्री, इकोनॉमिक चैलेंजेस आपके पास, और फिर आपके पास एक डैमेज भी आ गया क्लाइमेट का। What do you think कि इस तमाम चीजों से निकलना क्या इतना इजी था? देखिए, आप ठीक कह रही हैं, मुश्किल टाइम है, गवर्नमेंट को मुश्किल डिसीजन लेने पड़े हैं और लेने पड़ेंगे, और ये कोई पाकिस्तान इकलौता नहीं है, पूरी दुनिया की सेम सिचुएशन है। और ये नहीं है हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को ब्लेम सिर्फ दे सकते हैं। आप बांग्लादेश चले जाए, इंडिया चले जाए, इंडोनेशिया चले जाए, अफ्रीकन कंट्री चले जाए, दुनिया के यूरोप जो कि अमीर मुल्क है जिनकी हेल्थ अच्छी है, उनके वहाँ भी बुरा हाल है। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जब सबको पता है कि इतने मुश्किल टाइम है तो मुश्किल डिसीजन हमें लेने पड़ेंगे, और हम लेंगे अपने मुल्क के इंटरेस्ट में लेंगे। हम ये डिसीजन लेके इस मुल्क को क्राइसिस से निकालेंगे। मैं ये बार बार हर जगह ये कह रहा हूँ कि आप जो डिसीजन लेने जा रहे हैं, आप ये देखें, आपने डीजल की प्राइस बढ़ाई तो डीजल की डिमांड कम हुई। हम भी यही चाहते हैं कि प्राइस लोगों के ऊपर जाएगी तो लोगों को एहसास होगा महंगाई का। अभी तक लोगों को एहसास नहीं है। 4-4 हजार 6-6 हजार सीसी की गाड़ियां हम लोग चला रहे हैं, फिर हम अपने आप को गरीब भी कह रहे हैं। दावतों में जाओ, जो खर्चे लोग कर रहे हैं उनकी स्पेंडिंग देखो, आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो लोगों को भी तो एहसास दिलाना है कि भाई दुनिया की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, अपने आप को डिसिप्लिन करो, अपने आप को ये मुल्क अब अफोर्ड नहीं कर सकता इंपोर्ट बहुत ज्यादा करना। तो इसके लिए हमें डिसीजन लेने की जरूरत है। गवर्नमेंट ये डिसीजन ले, हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, हम इसको सपोर्ट करेंगे इस बात पे। हम ये नहीं कहेंगे कि इतनी ज्यादा महंगाई आपने क्यों कर दी। देखें, हालात के साथ हमें चलना है, हालात के अगेंस्ट नहीं चलना, और साथ चलेंगे, अच्छे डिसीजन लेंगे तो ये मुल्क के इंटरेस्ट में है, मुल्क के अगेंस्ट नहीं है। तो ये हम चाहते हैं कि आज इन्होंने ये डिसीजन ले लें, आज ले लें, कल ले लें, परसों ले लें, तो ये खुशाइन बात है। हम अप्रिशिएट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई ये क्यों किया आपने। हमें पता है कि इनको अब पॉलिटिकल डिसीजन नहीं लेने, कंट्री इंटरेस्ट के डिसीजन लेने, तो उसको अप्रिशिएट करेंगे आप। वेल, अकील करीम डेडी साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त एक जो है वो डिटेल एनालिसिस किया। सर, ये भी लास्ट जाते जाते बात बताते जाइए कि बिजनेस कम्युनिटी को क्या आप एडवाइस करेंगे कि वो थोड़ा सा पैनिक ना मचाएं, वो थोड़ा सा देखें सूरत हाल, और ख़ासकर जो रेमिटेंसेस ओवरसीज़ पाकिस्तानीज ग्रे चैनल्स के थ्रू भेज रहे हैं उनको क्या एडवाइस करेंगे? देखें, पाकिस्तानीज ने ऑफिशियल चैनल से आपको अच्छी अमाउंट भेजी है। हमें अगर ये डिसीजन ले लेंगे तो आपका ये जो रेमिटेंस के फिगर बेहतर हो जाएंगे, आपके रेमिटेंस भी बढ़ जाएंगे, आपकी एक्सपोर्ट भी बेहतर हो जाएगी। सिर्फ लोगों को इशू ये है कि जो इलीगल काम कर रहा है उसको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, जो लीगल काम कर रहा है उसको पैसे कम मिल रहे हैं। तो हमें उनके कॉन्फिडेंस को जीतना है, और वो कॉन्फिडेंस कब जीतेंगे? जब हम ये मामला तय करेंगे। जो 30-40 रुपए का डिफरेंस है वो फिर 5-10 रुपए का रह जाएगा। 5-10 रुपए के लिए कोई भी अनऑफिशियल डिसीजन नहीं लेगा, सारे ऑफिशियल डिसीजन पे आएंगे। इससे हमें फायदा होगा। जो बात कह रही है, रेमिटेंस भी हमारा बेहतर होगा,
जॉब क्रिएशन भी होगी, इंडस्ट्री भी परफॉर्म करना शुरू हो जाएगी। तो ये सारे मामला एक चीज से लिंक्ड है, और वो लिंक जो चीज है वो हम कह रहे हैं कि आप करें, हम आपके साथ करें। राइट, वेल थैंक यू सो मच अकील करीम डेडी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस और काफ़ी अच्छी सजेशंस जो कि ऑब्वियसली बिजनेस कम्युनिटी को भी उसकी नीड है और गवर्नमेंट भी इस चीज़ पर जो है वो काफ़ी काम कर रही है। मुस्लिम साहब भी मौजूद हैं और हमारे साथ फातमी साहब भी मौजूद हैं। मुस्लिम साहब प्लीज़ आपका इंट्रोडक्टरी कॉमेंट भी चाहिए। यहाँ पर आपने अकील भाई को भी सुना और साथ साथ फातमी साहब को भी सुना। क्या समझते हैं आप यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट है इकॉनमी की सूरत हाल को बेहतर करना? कुछ गवर्नमेंट की जानिब से भी मुश्किल डिसीजंस थे वो लिए गए, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि काफ़ी अनपॉपुलर थी, जैसे कि अकील साहब ने भी कहा कि अभी काफ़ी अनपॉपुलर डिसीजंस है जो मजीद बाकी हैं। आईएमएफ की जानिब से भी डिले है, सो उसको भी कर्टेल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इंटरनेशनली इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो उसको पाकिस्तान कैसे जो है वो इम्पैक्ट ना ले? देखिए, हमको सबसे पहले तो एक चीज़ ये समझनी चाहिए कि द रिसेशन एंड इट इज़ अ ग्लोबल रिसेशन। अगर हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये रिसेशन पाकिस्तान में है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप कोविड इरा के बाद देखें तो देयर हैज़ बीन एन ओवरऑल रिसेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आपको शायद ये इसका इम्पैक्ट इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये आपका मुल्क है, वी हैव बीन यूज्ड टू अ सर्टेन लाइफस्टाइल। अब उसमें क्योंकि थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं और कुछ तलखियाँ भी हो रही हैं, कुछ तल्ख फैसले भी हुकूमत को करने पड़ रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट ओवरऑल आवाम पे जाता है एंड विच मेक्स लाइफ डिफ़िकल्ट फॉर देम। लेकिन ऐसा नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि मैं अकील साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि जो डिफरेंस या जो पैरिटी इस वक्त डॉलर्स के रेट में है, अगर चीज़ों को हम ओपन एंडेड करेंगे, उनको हम जिसको कहते हैं कि इफ़ यू विल फ्लो विद द टाइड, मार्केट ड्रिवन रेट रखें, या मार्केट ड्रिवन आप रेट रखें, तो जाहिर है ऑब्वियसली कोई भी पैरेलल इकोनॉमी फ्लरिश नहीं कर सकती अगर आपका डिफरेंस 2 या 4 रुपए है। मगर अगर वो डिफरेंस आपका मे बी 30 रुपए या 40 रुपए है, तो ऑब्वियसली एक आदमी आप अगर अपनी रेमिटेंसेस को ही ले लें, जब उनको 30 रुपए या 40 रुपए का फ़र्क मिलेगा तो दे वुड डेफिनेटली टेंड, ऑल्दो कि वो उनकी सिंपथीज पाकिस्तान के साथ होंगी, लेकिन जाहिर है वो यही सोचेंगे कि हमें हमारी फैमिलीज को थोड़े ज़्यादा पैसे मिल जाए, थोड़े ज़्यादा मिले, और वो क्यों ना जाए। मैं समझता हूँ कि तो बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है। और जहाँ तक ये अभी 100 BPS जो इन्होंने बढ़ाया है और इसका जो पॉलिसी रेट आज बढ़ाया है फ्रॉम 16% टू 17%, तो इसका जो अगर आप देखेंगे तो इसका जो सीलिंग रेट है विच इज़ कॉल्ड द ओवरनाइट रिवर्स रेपो इन टेक्निकल टर्म्स, तो वो इस वक्त जो है ओवरनाइट रिवर्स रेपो आपका 18% पे जाएगा। दैट मीन्स द बेस रेट विल बी 16 and the ceiling will be 18%. So it will not be 100 BPS but it's going to be 200 BPS. And although State Bank का यही कोशिश होती है कि जो रेट रखा जाए वो जो अब बढ़ के 17% है, 17 के ऊपर मेंटेन हो, मगर वो होगा, लेकिन हो सकता है कि उससे थोड़ा सा प्लस माइनस भी होता रहे। ऑब्वियसली इट इज, क्योंकि ये स्केड्यूल तो मौजूद है पॉलिसी रेट का, पिछले क्वार्टर में दे दिया गया वो है, मगर ऑब्वियसली दिस विल बी a little hard, and I would say not little hard but very very hard on the business people, क्योंकि अभी ऑलरेडी एक इकोनॉमिक क्राइसिस वर्ल्ड वाइड चल रहा है एंड मोर सो इन पाकिस्तान। अब अगर आपने उसको 16 से 17% किया है तो ऑब्वियसली द बिजनेस हाउसेज इन पाकिस्तान आर नॉट मेकिंग 20 और 25% मार्जिन। देखिए, एक बहुत ही लेमैन से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर 25% आप कमा रहे हैं उसमें तो आप 17% बैंक को इंटरेस्ट रेट दे सकते हैं, मगर इफ यू आर मेकिंग 10% देन हाउ विल यू बी एबल टू गिव 17%? यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन दैट। उससे बैंकिंग इंस्टेबिलिटी भी होगी और मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, लोगों को थोड़ी बहुत तकालीफ भी होंगी। मगर ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन का जो एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होता है, यू डोंट हैव मच ऑफ अ चॉइस, तो आपको ये करना भी मैं समझता हूँ कि एक हद तक ज़रूरी था और ये शायद हमने किया और वी कैन ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट कि इसके बेहतर नताइज निकलें। बट अभी ये है कि इट इज़ अ सप्लाई ड्रिवन इकोनॉमी रादर देन द डिमांड। तो जाहिर है सप्लाई ड्रिवन इकोनॉमी के अंदर अगर आपका इन्फ्लेशन रेट इतनी आसानी से वो नहीं कंट्रोल होगा।
मगर दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप आई थिंक, एंड इंशाल्लाह वी कैन होप फॉर द बेस्ट कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें नॉर्मलसी की तरफ जाएंगी। राइट, फातमी साहब को मैं गुफ्तगू में शामिल करूंगी। फातमी साहब, इंटरनेशनली इन्फ्लेशन से के बारे में ही पूछना चाहूँगी आपसे कि बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट दे रही है, पाकिस्तान में भी इसका इम्पैक्ट है। कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी रेट बढ़ाया जा रहा है, मगर ये हर बार बढ़ ही रहा है, ये कंट्रोल हो नहीं रहा है। डू यू थिंक कि बिजनेस ग्रोथ होगी तो हमारी एक कैपेबिलिटी होगी? इंटरेस्ट रेट तो कुछ जगहों पे बढ़ते हैं, लेकिन फिर वो डॉक्यूमेंटेड और इनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का एक इश्यूज आ जाते हैं। आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? देखिए, इन्फ्लेशन जो हम कहते हैं कि ग्लोबली जो इन्फ्लेशन की बात करते हैं, अगर आप बहुत गो इनटू द डेप्थ ऑफ द इकोनॉमी, आपको महसूस होगा कि उसके बहुत ज़्यादा असरात नहीं पड़ते हैं, क्योंकि आपके जो मेन इन्फ्लेशन है, जिसको हम कोर इन्फ्लेशन और रिजिड इन्फ्लेशन कहते हैं, ये दोनों मुकामी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से होते हैं, यानी रोज़गार में और कीमतों में इजाफा। इस वक्त जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है उसकी वजूहात हमसे मुख्तलिफ है और हमारी बिल्कुल अलग है। हमारी क्लाइमेट चेंज में जो आफत आई है वो है, प्लस हमारी जो इंपोर्ट पे असर पड़ा है यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से, जो हमारा इंपोर्ट बिल्कुल ठप हो गया वो है। लेकिन उसमें जो सबसे अहम है वो था, आपको याद होगा FATF का प्रॉब्लम था जिससे हम निकले, और अब IMF का है। तो अब देखिए, इसको अब मुझे नहीं पता कि प्रोग्राम में कहा जा सकता नहीं, लेकिन जब हम IMF की बात करते हैं तो उसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अमेरिका की खुशनुदी शामिल होती है, क्योंकि ज़ाहिर है पूरे दुनिया के फाइनेंस को वही लोग चलाते हैं। तो ये जो मौजूदा हुकूमत ने जो अक़ल का दानिशमंदी का काम किया है वो ये कि उस जो बिगड़े हुए या नीम कमज़ोर जो रिलेशन थे अमेरिका से, उसको बहाल करने में बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया है। और मेरा ख्याल है कि पिछले 2-3 महीनों में जितने विज़िट हुए हैं, अमूमन इतने विज़िट होते नहीं हैं, फिर उनके लोग भी आए। तो ये अमेरिका के खुशनुदी का मतलब ये है कि IMF की अप्रूवल, और IMF जैसा कि अभी करीम डैडी साहब ने खुद ही फरमाया कि सारा खेल यहाँ आके रुक गया। जो एक गैर यकीनी सूरत हाल है उसकी मेन वजह यही है कि IMF से हर आदमी खौफजदा है। और अच्छा, दूसरे आपको ये भी पता होगा कि ये कोई छुपी भी खबर है, लेकिन जाहिर भी है कि जो बहुत सारे हमारे दोस्त ममालिक भी देना चाहते हैं पैसे, वो किसी न किसी हवाले से रुक जाते हैं IMF की अप्रूवल या IMF की रजामंदी की वजह से। तो जब आपको वहाँ से ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो बहुत मुमकिन है कि फिर आप बिल्कुल अचानक बहुत कम वक्त में इस पूरे क्राइसिस से बाहर आ जाएंगे, ये मेरा ख्याल है। तो ग्लोबल आपको डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी मिल जाएगा और एक अच्छी असिस्टेंस आ जाएगी। अच्छा, तो ये जो अब आप देखिए, अब मैं आपको बताऊं, जो आपका सवाल था वही आपका जवाब बन जाएगा कि अगर फ़र्ज़ कीजिए 1 माह के अंदर ये सारे मसाइल हल हो जाते हैं तो आप इन्फ्लेशन में बहुत हद तक बेहतर हालत में होंगे बनिस्बत ग्लोबल में नहीं आएगा, क्योंकि ग्लोबल में वो जहाँ फंसे हुए हैं वो इस वक्त पूरा यूरोपीय यूनियन और अमेरिका एक तरफ, और रूस और उसके साथ जो एतराफ़ के लोग हैं वो सब एक तरफ। और आज ही की खबर है कि उन्होंने काफ़ी बहस के बाद ये कहा है कि भाई यूक्रेन को मज़ीद दिया जाए, जितनी भी ज़रूरतें दें, मसले को हल कर। और मैंने कहा नहीं, इससे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन इकानमी का भी ताल्लुक मुल्क के हालात से ही होते हैं। इख्तलाफ इस वक्त ये है कि भाई इतना असलाह दिया जाए कि वो लड़के मसला हल कर दें। और जर्मनी से इख्तलाफ ये, जर्मनी कहता है कि भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमने देखा कि फ़ायदा कुछ नहीं होता लड़ाई झगड़े का, बेहतर ये कि अमन से कोई सूरत। तो मेरे कहने का मतलब कि जो आपने सवाल किया, ग्लोबल के असरात तो हैं, लेकिन जो ही आप अपने खाने में तमाम चाबियां सेट कर लेंगे ड्रॉर में, तो आपके पास ड्रॉर में सब जगह पैसे आ जाएंगे, ये मेरा कहना है। राइट, और हमारे जब एक पिकी बैग फुल हो तो हम आराम से कंट्रोल कर लेंगे सारी उसके बाद आपको जैसे ये डॉलर रेट, ये भी कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, प्लस ये है कि आपके पास जब पैसे आ जाएंगे तो खुशहाली हो जाएगी। और ये अभी जो इन्होंने किया है बिल्कुल सही किया कि बहुत अच्छी बात उन्होंने की, आपने की शायद अब्दुल करीम, कि भाई लोगों को अंदाज़ा ही नहीं कि महंगाई है, लोग मस्त मलंग हैं इस वक्त। तो दे शुड नो इट, दे शुड एटलीस्ट रियलाइज़ कि भाई मुल्क बहुत क्राइसिस से गुजर रहा, हमारे पास नहीं, तो थोड़ा हाथ खींच के रखें। क्योंकि ये जो आप पॉलिसी रेट और ये जो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, उसका मेन मकसद ही ये है कि फ्लो ऑफ द मनी एंड फ्लो ऑफ द एक्सपेंडिचर दोनों एक साथ नीचे आ जाए,
राइट, लेकिन फातमी साहब इसका एक हल क्या है? देखिए आप पॉलिसी रेट में इजाफा कर रहे हैं, आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, बिजनेसेस जो है वो थोड़ा सा श्रिंक हो रहे हैं, एक्सपेंशंस जो करने की सोच रहे थे वो अब नहीं सोच रहे, लेकिन जो कर चुके हैं उनके लिए भी मुश्किलात है। सही है, अब इसके बाद एक अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। हाँ, ठीक है, माशरे में अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो वो गवर्नमेंट के लिए मसला बनेगी। बिल्कुल होगी, आई एग्री। तो इसको फिर कैसे टैकल करना, क्या दिस इज द राइट फॉर्मूला? नहीं, देखिए है क्या, अब इसकी मैं आपको बताऊं, उसका भी इससे कोई ताल्लुक नहीं। सैलाब आता है ना, बड़ी तबाही मचाता है, ये एक उसका फेज है। आप यकीन करें, अब आप जाके एग्रीकल्चर वालों से पूछें कि सैलाब की वापसी के बाद जो ज़मीन हो डेल्टा छोड़ के जाती है, जो ज़मीन फर्टिलाइज करके जाती है, वो 20 साल तक उस जगह गल्ला 3 गुना ज़्यादा देती है। अच्छा, अब आपने एक तरफ का सैलाब की तबाही और दूसरी तरफ सैलाब से वापसी के बाद, तो यही है इस वक्त हम जिस हालत से गुजरे, इसमें बहुत हाथ पैर सब बंधे हुए हैं हमारे, कोई शुबा नहीं, क्राइसिस भी। लेकिन जो ही जैसा कि मैंने कहा IMF से हो गया, दूसरे बैंकों से हो गया, आपके पास पैसे आए, रेमिटेंस आने लगी, तो आपके ख्याल में फिर गवर्नमेंट ये थोड़ी रखेगी, खुद ब खुद चेंज कर देगी ना हालात के तहत। इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, आपकी एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, लोगों की आमदनी बढ़ जाएगी, लोगों के अखराजात बढ़ जाएंगे, मार्केट में पैसों का रेल पे दोबारा शुरू हो जाएगा, डॉलर रेट के दरमियान जो फ़र्क है ये काफ़ी हद तक श्रिंक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, क्योंकि कोई भी काम जब आप करती हैं तो चाहे वो हार्ड हो या सॉफ्ट हो, उसके दोनों के असरात, हार्ड के रिएक्शन भी उतना ही अच्छा आता है। यानी आप बच्चे को जितनी पिटाई करके पढ़ाती तो रिजल्ट उतना ही अच्छा आ जाता है थोड़ी देर ना। तो ये है, मैं नहीं समझता कि बहुत लॉन्ग रन में हमें दुश्वारी होगी। मेरा तो देखिए बहुत, फिर मैं यही कहूँगा, अभी आपके आने से पहले भी बात हो रही थी मोहम्मदी साहब से, कि आप आगे भी बढ़ जाएं, क्राइसिस से निकल भी जाएं, तो इसको ये ज़िंदगी कहीं ख़त्म नहीं होती है। जब तक मुल्क कायम है, आदमी कायम है, नस्लें चल रही हैं, अच्छे और बुरे वक्त दोनों। हमारा काम ये है कि जब भी अच्छा वक्त आता है तो हम उसको सस्टेन करने की कोशिश करें कि कल बुरा वक्त ना आए। और ये जो बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, बड़े फिलोसोफर्स होते हैं, बड़े इकोनॉमिस्ट, इनका यही मेन काम है कि वो इस बात की निशानदही बहुत पहले, अगर रिसेशन फ़र्ज़ कीजिए अमेरिका में आ जाना है ना, तो उन्होंने 20 साल पहले बता दिया कि भाई बहुत होशियार रहे हालात इस, वो हमारे यहाँ होना चाहिए। अगर फ़र्ज़ कीजिए कल बहुत अच्छा वक्त आया था इंशाअल्लाह ताला, तो हमें सो नहीं जाना चाहिए सोच के, क्योंकि मैं आपको तो हमारी तारीख मौजूद है कि हमारे माजी में बहुत अच्छे अच्छे वक्त गुजरे और इकानमी में हमने बहुत बूस्ट किया है, तो क्यों नहीं हमने संभाला लिया। हम ये करते हैं कि जैसे हमारे पास पैसे वैसे आए, हम सो जाते हैं सुकून से, और उसके बाद नई क्राइसिस में आते हैं। इस बार इनको ये चाहिए, इससे कौमों को हमको सबक सीखना चाहिए कि इस, देखिए मैं मजाक से हट के कह सकता हूँ कि जितनी इस वक्त मट्टी पलीद हमारी हो रही, कोई कह रहा डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, कोई कह रहा श्रीलंका की कह रहे हैं ना, यानी खाकम बदहन, लेकिन कह रहे हैं लोग, और वो भी नहीं कोई आसमान से आके नहीं, हमारे आपके लोग कह रहे हैं ना। तो ये जो कह रहे हैं वो इसीलिए कह रहे हैं ना कि ये मौके हमने दिए हैं, तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि अगर इकानमी किसी समत पे आती है तो समत को। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहूँगा कि जब आप इकनॉमिस्ट बुलाते हैं तो सुन लीजिए, ये मुझे नहीं पता प्रोग्राम में कहना नहीं चाहिए, चाहे अल्लाह बेहतर, मैं कह देता हूँ। देखिए, इकनॉमिस्ट इज़ ए डॉक्टर ऑफ इकानमी। जब हमारा कोई आदमी अच्छा या बुरा, नेक या बद, मजहबी या गैर मजहबी बीमार पड़ता है, तो आप उसको सीधे मुख्तलिफ हॉस्पिटल ले जाते हैं और पता करते हैं सबसे अच्छा सर्जन और डॉक्टर कौन हो। न मरीज़ पूछता है, न मरीज़ के रफ़्क़ा पूछते हैं कि भाई डॉक्टर मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, कादियानी है, फलां, नहीं पूछता ना, कहता है यार डॉक्टर के पास चलो। आप जब इकनॉमिस्ट भी बुलाएं ना, दुनिया के जो बेहतरीन इकनॉमिस्ट इन चक्करों में नहीं फंसे कि कौन क्या है। आप ये कहें ये डॉक्टर है, इससे हम इलाज करा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग समझ रहे हैं समझ जाएंगे कि माजी में हमारे पास बहुत अच्छे इकनॉमिस्ट आए और हमने रद्द कर दिया उनको, जिसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि जो प्रॉपर फील्ड के लोग हैं उनसे मदद ली जाए। और दूसरी बात यह है कि इकनॉमिक्स को इकनॉमिक्स ही रखा जाए, पॉलिटिकल साइंस न बनने दिया जाए। हमारे यहाँ मुश्किल ये कि एक में दूसरे की टांग खींच लेते हैं हम, तो वो ख़त्म होना चाहिए। लोगों में इतना शऊर होना चाहिए कि जब हम बात कर रहे हैं मुआशात की आपसे, तो इनको और हम मुझे पता चलने कि भाई कारखाने की बात हो रही, इसमें ये नहीं बात हो रही कि नमाज़ पढ़ने हम गए हैं या नहीं गए हैं, या स्कूल बच्चा गया है। ये जब हम कन्फाइन कर देंगे सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, तो आप यकीन करें हम तरक्की कर जाएंगे। वेल, गुफ्तगू जारी है। फातमी साहब भी मौजूद हैं और हमारे साथ मुस्लिम साहब भी मौजूद हैं। मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला अस्सलाह, हय्य अला अस्सलाह। حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान कोई दरख्त लगाए या खेती बाड़ी करे, फिर उसमें से कोई परिंदा या आदमी या जानवर खाए तो उसको सदक़े का सवाब मिलेगा।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले काफ़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है। मुस्लिम साहब भी मौजूद हैं और फातमी साहब भी। मुस्लिम साहब प्लीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि एक तो यूएस एंड पाकिस्तान रिलेशनशिप, बायलैटरल रिलेशनशिप की नीड जो है वो हमेशा से ही है, लेकिन अब जो सूरत हाल हम देख रहे हैं आफ्टर दिस सिचुएशन के आगे हम क्लाइमेट के डैमेजेस की बात करें या और भी जो हमारी ज़रूरत है उसमें यूएस का थोड़ा सा साथ होता है तो एक अच्छा हमारे लिए जो है वो फ्रेंडली कंट्रीज़ का भी एक जेस्चर रहता है, आइसोलेशन नहीं होता। पाकिस्तान पास में थोड़ा सा आइसोलेटेड दिखाई दिया है, उसके ऊपर प्लीज कुछ बताइए। देखिए यूएस पाक जो रिलेशंस हैं बायलैटरल ट्रेड के हवाले से, दे आर वेरी वेरी ओल्ड, और इस बात में कोई शक नहीं है कि यूएस इज आवर मेन ट्रेडिंग पार्टनर एंड मोर सो इन टेक्सटाइल्स। अगर आप टेक्सटाइल को देखें तो मैं समझता हूँ कि वो हमारा सबसे बड़ा इस वक्त बायर है। और अभी अगर आप चंद महीनों की एनालिसिस करें तो आई थिंक वी हैव बीन लकी इनफ, पाकिस्तान हैज़ बीन लकी इनफ टू गेट अ लॉट ऑफ बिजनेस फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। कमिंग बैक ऑन द CSR इश्यूज अगर आप देखें तो मैं उसमें भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देखता हूँ, एंड ऑल सेड एंड डन इट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव कि आपका जब ये फ्लड का इशू हुआ तो वी हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ एड फ्रॉम द यूएस। और अभी भी अगर आप देखें कि जो जिनीवा के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अगरचे कि यूएस ने पहले भी बहुत इमदाद दी, उन्होंने ऑन अ की नोट दे प्लेज्ड अ लॉट ऑफ मनी टू पाकिस्तान फॉर द फ्लड रिलीफ। उसके अलावा जो हमारे एक्सपैट्रिएट्स हैं, नाउ आई फाइंड अ वेरी पॉजिटिव चेंज नॉट ओनली ऑन द गवर्नमेंटल लेवल, लेकिन अगर आप हुकूमती सतह के अलावा भी देखें तो बिजनेस टू बिजनेस भी ऐसे फोरम्स पाकिस्तान में बन गए हैं। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक एमपाक बिजनेस डेवलपमेंट फोरम है जिसका मैं भी डायरेक्टर हूं, तो उन लोगों के तवस्सुत से अभी हम लोगों ने बायलैटरल एक्सचेंज के तहत वी गॉट पीपल लाइक फारूक मुगल हु हैज जस्ट बीन नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ द जॉर्जिया स्टेट काउंसिल। ये पाकिस्तानी पहले हैं जो कि इस ओहदे पे पहुंचे हैं यूएस के अंदर। तो ही केम हियर, ही हैड मीटिंग्स विद सेवरल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। सिंध को भी सिस्टर सिटी बना रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वो। और वो रहे और उन्होंने प्लेज किया बिकॉज ही इज नाउ इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर ऑफ द यूएस। तो उन्होंने प्लेज किया कि भाई जो यहाँ के मामलात हैं, चीजें हैं, मैं उसको बहुत ही पॉजिटिव नोट पे लूंगा। उसके अलावा आप देखिए अदील राणा साहब, हमने उनके साथ भी अदील राणा साहब थे who is now the deputy sheriff in NYPD and the first man to represent the association of the working class in the US। जो जितने ओहदेदार हैं उनकी उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई एंड ही केम हियर, और वो मैं भी उनके साथ था एसोसिएटेड। वी वेंट टू द फ्लड इफेक्टेड एरियाज और वो अपने साथ बहुत रिलीफ गुड्स लाए थे, इन कैश ऑल्सो एंड इन काइंड ऑल्सो, और वो उन्होंने दिया। तो ये एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव साइन है कि हमारे एक्सपैट्रिएट्स भी अब उस चीज़ के अंदर बहुत अमेरिका की पॉलिसी मेकर्स के साथ वो लोग उनका इंटरेक्शन हो रहा है, एंड दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव नोट। और जो पास्ट में थोड़ा सा एक परसेप्शन बिल्डअप किया गया पाकिस्तान के लिए, थोड़ा सा एक गंद उछाला गया कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान हमें अपने घर की बात भी नहीं बतानी चाहिए, थोड़ा सा ये भी एक इम्पैक्ट आप समझते हैं नेगेटिव था और उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हुआ होगा कि वो कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए नेगेटिव इम्पैक्ट तो दुनिया में अगर आप मुल्कों की तारीख देखें तो नेगेटिव इम्पैक्ट हैपेंस इन मैनी कंट्रीज, अमंग मैनी कंट्रीज। हमेशा आपको कहीं ना कहीं दुनिया में वॉर्स भी मिलेंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स भी मिलेंगे और फ्रेंडशिप्स भी मिलेंगी। तो मैं समझता हूँ कि वी मस्ट लुक एट द पॉजिटिव साइड, एंड नाउ दैट द रिलेशंस आर गेटिंग बेटर एंड वी हैव बीन गेटिंग असिस्टेंस, एंड आई होप कि IMF का भी जो ये इशू है तो ये इंशाल्लाह जल्द से जल्द सॉल्व होगा ऑन अ पॉजिटिव नोट। नॉट दैट ये कि वो चीज़ें पेंडिंग हों, तो जो भी है वो होगा तो इट विल ब्रिंग इन एटलीस्ट एक चीज़ का खुलासा हो जाएगा, एटलीस्ट वन थिंग विल बी सॉल्व्ड। चलिए जी, IMF की वर्चुअल मीटिंग्स तो जारी हैं, ऑब्वियसली कोई ना कोई आउटकम जरूर होगा, बिजनेस कम्युनिटी भी इसका वेट कर रही है। आज की मार्केट में हमने भी इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं।
कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट। आज की मार्केट में गोल्ड की परचोला प्राइस 1,90,400 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,63,240 रुपीज। इंटरनेशनल गोल्ड एट पनाउज $1,937.42, ऑयल WTI per barrel $81.41, ऑयल ब्रेंट क्रूड per barrel $87.97। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 250.62 रुपीज, सेलिंग वॉज 251.16। यूके पाउंड बाइंग रही 284.83 and selling was 285.45. US dollar buying the 230.1, selling was 230.6. Chinese yuan buying the 34.1, selling was 34.17. Nextly, Saudi Riyal buying the 61.36, selling was 61.49. UAE dirham buying at 63.09, selling was 63.23. Kuwait dinar buying रही 754.63, selling was 756.26, and lastly Qatari Riyal buying रही 63.21, selling was 63.35। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। गोल्ड प्राइसेस अपवर्ड डायरेक्शन शो कर रहे हैं पाकिस्तान में, यानी कि लोकल मार्केट में। साथ साथ ऑयल प्राइसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वी हैव अ डील विद रशिया, सो डेफिनेटली इट विल बी अ ब्लेसिंग, क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक जितना ज़्यादा ऑयल प्राइसेस कम हो उतना ज़्यादा हमारे लिए एक इम्पोर्ट बिल पे वेटेज कम होगा। सो मैं अगेन आपसे ही पूछना चाहूँगी मुस्लिम साहब, प्लीज़ ये बताइए कि ग्रोथ